विद्युत रसायन टॉपिक में हमको पढ़ना है किसके बारे में? विद्युत सुचालक, विद्युत कुचालक जान ही गए हैं, ठीक है। फिर विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जिनको वाटर में डिजॉल्व किया जाए अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और जिसमें से करंट इजीली पास होती है, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम आयोनाइज होंगे। विद्युत अपघट्टी सुचालक, धात्विक सुचालक। विद्युत अपघट्ट का जो विलेन होता है वो किसका काम करता है? सुचालक का। इसी को विद्युत अपघट्टी सुचालक बोलेंगे। धात्विक सुचालक किसके बने होंगे? धातुओं के, उसमें से करंट पास होती है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये एक बड़ा सा कंटेनर लिए हैं, इसमें विद्युत अपघट्ट का विलेन लिए हैं, दो रॉड डाले हैं, बैटरी से कनेक्शन देंगे, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट केटायन एनायन होंगे अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसमें से जो केटायन है वो जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा उस पर क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, और एनायन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाता है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। इस तरह से इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। तो वही कहा है इलेक्ट्रोड। फिर कह रहा है ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनका अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है, विभव होता है, जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन ये है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्ट के विलेन में डुबाया जाता है तो दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेसेस, दोनों के संपर्क सतहों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव भी कितने प्रकार के? दो। एक इलेक्ट्रोड विभव होगा एनोड का, दूसरा इलेक्ट्रोड विभव होगा कैथोड का। हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऑक्सीकरण विभव को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड के ऑक्सीकरण विभव को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों का अलग अलग विभव है, लेकिन सेल का विभव ज्ञात करना होगा तो दोनों के विभव को जोड़ देंगे। तो देखो ऐसे लिखते हैं उसको, सेल का विभव नहीं बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। विभव की जगह पे क्या यूज करते हैं? चाहो तो विभव भी यूज करते हो तुम। अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ऑफ सेल, जिसको प्रेजेंट करेंगे ई सेल से। बताओ ई सेल बराबर क्या होगा? एनोड का विभव, या बोल दो एनोड का विद्युत वाहक बल प्लस कैथोड का विद्युत वाहक बल, दोनों मिला देंगे तो वही हो जाएगा पूरे सेल का विद्युत वाहक। समझ रहे हो? अब ये जो सेल होते हैं, सेल, सेल दो प्रकार के होते हैं। इसमें से एक पहला का नाम ये है, क्या? विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा एक है विद्युत रासायनिक सेल। दूसरे सेल का नाम क्या है? विद्युत रासायनिक सेल, अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। जैसे हम जब इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो उसमें यह कहा गया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो विद्युत ऊर्जा है वो बदलती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और ये रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा बदलती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो कौन बदलता है? बदलने के लिए कोई डिवाइस चाहिए ना। जैसे यहां बोर्ड में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने विद्युत ऊर्जा। इसको जब भेजा गया यहां ट्यूबलाइट, इसमें ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट से हमको क्या मिल रहा है? प्रकाश। मतलब विद्युत ऊर्जा बदल गई किसमें? कौन बदला? यही ट्यूबलाइट। कौन बदला? तो ट्यूबलाइट हो गया एक ऑपरेटर्स जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? लाइट एनर्जी। समझ रहे हो ना? उसी तरह से ये जो ये सेल है, कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल। ये विद्युत अपघटनी सेल में देखो यहां ऊपर से हम लोग क्या भेज रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। अरे बैटरी क्या दे रही है? विद्युत ऊर्जा, और वो बदलेगा किसमें? तो ये जो विद्युत अपघटनी सेल है ये विद्युत ऊर्जा को बदलेगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और जो विद्युत रासायनिक सेल है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। किसमें किसमें? विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में थोड़ा थोड़ा अंतर है। किस बात का है? यहां हम लिख रहे हैं, देखो
ये इसका डायग्राम है, किसका? विद्युत अपघटनी सेल का। विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम ये बगल में बना रहे हैं, देखना। यहां भी एक बड़ा सा कंटेनर लिए हैं, इसमें बीच में क्या लिए हैं? एक बड़ा सा कंटेनर है, जैसे वहां बड़ा सा कंटेनर था, लेकिन यहां बीच में एक हम लोग पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन मतलब इसमें एक पोरस ट्यूब ली जाएगी। ये कौन सी ट्यूब है? पोरस ट्यूब है। पोरस ट्यूब माने होता है छिद्र युक्त ट्यूब। पोरस ट्यूब। ये जो कापी का पेज होता है, पेज इसे उठा के देखो, उसमें छिद्र दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन उसमें पानी गिरा है तो इस पार से उस पार निकलता है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? छिद्र होता है। दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि इतनी छोटी साइज में होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। उसी तरह से बीच में रखा गया है एक पोरस ट्यूब, जिसमें छोटे छोटे क्या होंगे? छिद्र। ये ट्यूब है तो इसमें सलूशन भरा जाएगा, किसका? साल्ट का। इसमें साल्ट का सलूशन भरा गया है। कैसे साल्ट का? जैसे KNO3 का भरा गया है, NH4NO3 का भरा गया है, KCl का भरा गया है। मतलब ऐसे साल्ट का सलूशन भरा जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन की मोबिलिटी सेम हो। मोबिलिटी माने क्या होता है? मूव करने की क्षमता। मूव करने की क्षमता माने चलने की क्षमता। ये बताओ ये क्या है? पोरस ट्यूब है, छिद्र युक्त ट्यूब है। इसमें क्या भरा गया है? साल्ट का सलूशन। कौन से साल्ट का? ऐसे साल्ट का सलूशन भरेंगे जिस साल्ट में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोबिलिटी, मोबिलिटी माने स्पीड, सेम हो। क्या हो? सेम। मतलब जितना तेज धनायन दौड़ता हो उतने तेज ऋणायन दौड़ता हो। ठीक है? इस ट्यूब में किसका सलूशन भरा गया है? साल्ट का सलूशन भरा गया। अतः इस ट्यूब को नाम देते हैं साल्ट ब्रिज। क्या नाम देते हैं? क्यों? ब्रिज किसे कहते हैं? ब्रिज ये वो होता है जो दो लोगों को जोड़ता हो। बताओ, इधर वाला कंपार्टमेंट और इधर वाले कंपार्टमेंट को ये जोड़ रहा है कि नहीं बीच में? इसलिए ब्रिज कहलाया। और इसमें किसका सलूशन भरा गया? इसलिए नाम पड़ा साल्ट ब्रिज। लवण सेतु हिंदी में बोलते हैं। ठीक है? ये भी सेल है और ये भी क्या है? सेल। बड़ा सा कंटेनर यहां भी है, वहां भी है ना? यहां पे बीच में साल्ट ब्रिज है, वहां ऐसा कुछ है नहीं। इसमें इस तरफ एक दूसरा सलूशन भर लिए हैं, इस तरफ दूसरा सलूशन भर लिए हैं, तो दो अलग अलग सलूशन भर लिए हैं। इसमें इलेक्ट्रोड डालो, इसमें भी इलेक्ट्रोड डालेंगे। वहां पे कनेक्शन इलेक्ट्रोड किससे किए थे? बैटरी से। नहीं, यहां बैटरी से नहीं होगा। यहां इलेक्ट्रोड कनेक्शन कर देंगे हम किसी वोल्ट मीटर कह दो या अमीटर कह दो। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्टेज मापेगा। वोल्टेज मापने का मतलब करंट मापेगा कि इसमें से करंट पास हो रही है कि नहीं। इसमें जिस पर रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोड। लेकिन देखो आगे तुम्हें समझ में आएगा, इस रॉड में मतलब इस इलेक्ट्रोड में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है। यहां पे क्या होता है? एनोड पे कौन चार्ज? और कैथोड पर। लेकिन यहाँ चार्ज उल्टा होता है। लेकिन यहाँ तुम क्या बोले थे? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ भी कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये समझ पाए हो ये बात? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? इसमें देखो कहीं बैटरी दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं दिखाई दे रहा ना? तो क्या होगा इसमें? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी। मतलब कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा खर्च होगी और किसमें परिवर्तित होगी? विद्युत ऊर्जा में। और जो विद्युत प्रवाहित होगी तुरंत इससे पता चल जाएगा। जब इसको आगे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा दोनों में ये डिफरेंस है। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें पूरे में सबसे पहले हम लोग इसी सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। क्या होता है उसको देखो।
विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बहुत डिटेल पढ़े हैं, फिर से एक बार बताते हैं इसको। देखो एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, फिर इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन लेंगे, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ध्यान से सुनना इसको। अब इसमें से करंट पास कराना था, ये विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया होगा, जिसमें दो आयनों में टूट गया होगा, किसमें, कैटायन में और एनायन। अब इसमें से करंट पास करानी है तो क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, इसका कनेक्शन कर देंगे किससे, बैटरी से, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जिसकी वजह से इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर निगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको एनोड बोलेंगे। जो ही कनेक्शन दोगे तुम पाओगे कि कैटायन कैथोड की ओर भागेगा, एनायन एनोड की ओर भागेगा ना, कुछ तेज की ओर। तो इस तरह से इस पूरे सेल में, मतलब बताओ ये एनोड और कैथोड क्या नीचे से आपस में कनेक्टेड है, फिर भी करंट पास हो रही है। कैसे, इसका मतलब करंट कहां से होके कहां जा रही है, एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड नीचे कनेक्टेड नहीं है, फिर भी करंट पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट किसमें से होकर पास हो रही है, इसी सॉल्यूशन में से। बताओ करंट जिसमें से भी होकर पास हो, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हिंदी में विद्युत अपघटनी सुचालक। और ये जो डिवाइस है ये क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ए बी सबसे पहले टूट के क्या बनाया, ए पर प्लस और बी पर माइनस, एट एनोड, एनोड की ओर कौन आएगा, एनायन, बी पर माइनस, क्या करेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा बी में, साथ में क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। फिर एट कैथोड, कैथोड की ओर कौन जाएगा, ए पर प्लस, और कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन लेके खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए में। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। ये पूरा रिएक्शन किस सेल में हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अगर इसको बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सीधे से बोलेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन जो है अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाकर डिस्चार्ज होने लगते हैं। बताओ यहाँ चार्ज था कि नहीं, और का हो गया, ये चार्ज था, ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसी क्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन, बोलते हैं विद्युत अपघटन। बस यही प्रोसेस है। अब बाकी विद्युत अपघटन की कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें से पहला नंबर है गलित NaCl का Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। गलित NaCl का Pt इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड्स। ये गलित का मतलब क्या हुआ, NaCl को वाटर में डिजॉल्व किए हैं, क्या किए, हीट करके मेल्ट करा दिए। तो देखो ये जो हमारे पास NaCl है, इसको हीट कर दिए तो ये टूटा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस। किसमें टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। समझ रहे हो उसको, क्या बड़ा सा कंटेनर एक लेंगे, उसमें NaCl को लेके हीट करके पिघला देंगे, तो बताओ उसमें कितने आयन रहेंगे, मात्र दो। कौन कौन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन।
उसके अलावा कोई रहेगा? हाँ, अब उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, बहुत सारी, लेकिन दो ही प्रकार के आयन होंगे। कौन कौन? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसमें मान लो कौन कौन आ गया? Na प्लस और Cl माइनस, और कोई तीसरा है? अब तुम जो ही इलेक्ट्रोड डाल के, कौन सा इलेक्ट्रोड डालोगे? पीटी इलेक्ट्रोड। पीटी क्यों लेते हैं? क्योंकि पीटी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन किसी से नहीं करता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, पूरा ऐसे पढ़ते जाओगे तुम। नीचे हाइड्रोजन मेटल, हाइड्रोजन के नीचे कुल 5 धातुएं हैं। कौन कौन सी? कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au। एकदम नीचवा है कि नहीं पीटी? बताओ उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम। इसलिए इलेक्ट्रोड के रूप में किसको ले रहा है? पीटी को। तो बताओ ये रॉड हम किसका डाल दिए? पीटी का। जो ही बैटरी से कनेक्शन देंगे तो क्या होगा? एट एनोड, एनोड की ओर कौन भागेगा? अरे यार, एनोड पे कौन चार्ज होता है? प्लस। बताओ प्लस की ओर कौन भागेगा? माइनस। कौन भागेगा? ये Cl माइनस एनोड की ओर जाएगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। साथ में क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कि Cl एक गैस है। अब गैसें हमेशा किस फॉर्म में रहती है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसलिए इसको Cl नहीं बल्कि क्या करना है? तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? इस तरह से बताओ एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। एट कैथोड, कैथोड की ओर कौन भागेगा? Na प्लस। कैथोड से जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Na में। और इस प्रोसेस का नाम, इस तरह से पूरा क्या हुआ? जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे, इसका गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे पीटी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होगी। समझ लो जी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? Cl2, O2, Br2, I2, कौन सी? समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सेम रहे, वो क्वेश्चन एकदम सेम कर दे, बस यहां पर गलित शब्द हटा के लिख दे जलीय। यहां देखो फ्यूज्ड हटा के लिख दे एक्वस। तब क्या होगा? जली माने किसमें घुलेंगे? जल में। तो बताओ NaCl को जो ही तुम वाटर में डिजॉल्व करोगे, ये अपने आयनों में टूट के Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा ना? किसमें डिजॉल्व कर रहे हो? तो वाटर मॉलिक्यूल भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएंगे और बनाएंगे H प्लस OH माइनस। इस तरह से बताइए कितने टाइप के आयन अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे? 4। कौन कौन? Na प्लस, H प्लस, Cl माइनस, OH माइनस। इतने टाइप के आयन बनेंगे। अब बताओ ये कैथोड की ओर दौड़ने के लिए, कैथोड पे कौन चार्ज होता है? निगेटिव। कैथोड की ओर कौन दौड़ते हैं? धनायन। हमारे पास धनायन कितने हैं? तो सोडियम आयन भी दौड़ेगा और H प्लस भी दौड़ेगा। दोनों वहां पहुंचने के लिए दौड़ेंगे। पहले कौन पहुंचेगा? जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। ये बताइए कैथोड की ओर कौन भागेगा? दोनों भागेंगे ना। कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होता है ना। तो जिसका रिडक्शन विभव, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जैसे सुनो जी, बात को समझ नहीं पा रहे तुम लोग। Na प्लस और H प्लस दोनों किस ओर भागेंगे? अब कैथोड की ओर जो भागेंगे, दोनों मिलन के क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? तो रिडक्शन से रिडक्शन पोटेंशियल निकलता है, अपचयन विभव निकलता है। तो दोनों में से वह आयन पहले पहुंचेगा कैथोड पर जिसका अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। उसी तरह सेम बात इधर वाली है। इधर कौन कौन भागेंगे? Cl माइनस OH माइनस। पहले कौन पहुंचेगा? जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होगा। समझ रहे हो ना? अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि किसी का भी ऑक्सीकरण विभव और रिडक्शन विभव कैसे जानेंगे हम। उसके लिए हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे लास्ट में, तो वो बात हमें क्लियर हो जाएगी।
समझ रहे हो ना? अगर याद होगा, थोड़ा बहुत जानते होगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, 0, और सोडियम का शायद होता है -2.71। तो सबका अपना अपना होता है। तो कौन पहले पहुंचेगा, जिसका विभव क्या होगा, कम। तो यहां पर सोडियम आयन और H आयन एट एनोड, एनोड की ओर दौड़ने के लिए दो लोग हैं, कौन कौन, Cl माइनस, अरे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, तो इसके लिए दौड़ने के लिए कौन कौन है, Cl माइनस OH माइनस। तो पहले Cl माइनस पहुंचेगा, Cl माइनस पहुंचेगा, Cl2 में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसको क्या कर देंगे। इस तरह से बताओ एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, Cl2। एट कैथोड, कैथोड की ओर दौड़ने के लिए H प्लस है और Na प्लस है, कौन पहले पहुंचेगा, अरे कौन तेज दौड़ लेता है, छोटका वाला बड़ा वाला, छोटे वाले ना। तो H प्लस छोटा नहीं है, बहुत तेज दौड़ेगा। H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा 2 और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 में। तो इस तरह से बताओ एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, और कैथोड पर H2। ध्यान से सुनना, बताओ जब तुम गलित NaCl लिए थे, कौन, तो एनोड पर कौन सी गैस, और कैथोड पर Na। लेकिन जब हम जलीय NaCl लिए तो एनोड पर अभी भी Cl2 ही मिल रहा है, लेकिन कैथोड पर Na ने मिलके H2 गैस मिल रही है। समझ पा रहे हो? तो ये विद्युत अपघटन कराने का तरीका, 2-3 क्वेश्चन उसमें करवाया गया, उसको देखना और पढ़ना। सुनो क्या पूछता है इससे एग्जाम में, पूछेगा कि विद्युत अपघटन की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। किसकी, क्या है? तो विद्युत अपघटन की क्रिया विधि किस सेल में कराई जाती है, विद्युत अपघटन सेल में। क्रिया विधि में क्या है कि विद्युत अपघटन का विलयन लेते हैं, उसमें 2 रॉड डालकर जैसे ही बैटरी से कनेक्शन देंगे, उसमें प्रेजेंट आयन जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाकर क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। 2 एग्जांपल लिख दिया है कि गलित NaCl और जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर तो एनोड और कैथोड पर कौन कौन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, हमसे ये पूछेगा ये विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताने जा रहे हैं। पहला क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें से पहला है धातुओं के निष्कर्षण में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो बहुत सारी धातुओं के बारे में जानते हो, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, बहुत सारी, जितनी ये डी ब्लॉक पूरा पूरा मेटल्स ही तो है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, ऐसा थोड़ी कहीं मिल रही हैं, इनको हमको प्राप्त करना रहता है। कहां से? अधिकतर सब के सब पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती हैं, खुदाई करके निकाला जाता है। तो जब खुदाई के बड़े बड़े पत्थर के रूप में निकलेंगे कि नहीं, तो बड़े बड़े पत्थर के आकार में जो निकलते हैं उन्हीं को हम खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज या मिनरल्स कहते हैं। फिर उसको तोड़कर, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री लगी हुई है, उसे पीस कर अलग अलग प्रोसेस के द्वारा धातुओं का क्या करते हैं, निष्कर्षण। उस निष्कर्षण में इनका भी रोल है, किसका? विद्युत अपघटन विधि का। किसका? लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात सुनना, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? अधिक सक्रिय और कम सक्रिय। धातुएं कितने प्रकार की? अधिक सक्रिय और कम सक्रिय। कैसे जानोगे कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है?
जो धातु जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो अधिक सक्रिय होगी, और जो कम शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो कम सक्रिय होगी। यहाँ पीरियाडिक टेबल, इस पीरियाडिक टेबल में ये देखो यस ब्लॉक वाली जो धातुएं हैं, ये दोनों ग्रुप वाले, बताओ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सब के वैलेंसी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। मौका मिलते ही इन्हें तुरंत त्याग देंगे नहीं। तो ये सब दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले अधिक सक्रिय धातुएं हैं। क्या है? इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि ग्रहण करते हैं? त्यागेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या होगा? और ऑक्सीकरण होगा तो कौन सा विभव? ऑक्सीकरण विभव। किस धातु का ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा? जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। बताओ एनहन के तुलना में है जो डी ब्लॉक वाली धातुएं हैं, इनकी तुलना में ये कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। पढ़ के आए भी हो, एनहन के पास रिक्त कक्षक होता है कि नहीं? इन्हें जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ले भी लेते हैं। तो बताओ यस ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वालों में इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा? तो ये प्रबल धातुएं हैं, प्रबल सक्रिय है, और ये कम सक्रिय है। ये क्या है? कम सक्रिय, और ये क्या है? अधिक सक्रिय है। तो अभी हम कहे हैं जब विद्युत अपघटन कराते हैं किसी का भी, कैसे कराते हैं? एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसमें विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं। कोई जरूरी हमेशा तो विलयन ही लो, गलित अवस्था भी ले सकते हो कि नहीं? विद्युत अपघटन कराने में क्या करते हैं? एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं। क्या करते हैं? एक बड़ा सा कंटेनर, इस बड़े से कंटेनर में हम क्या लेते हैं? एक्वस या फिर फ्यूज्ड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुनना जी बात को ध्यान से। बताओ विद्युत अपघटन कैसे कराओगे? किसी विद्युत अपघटन क्या लेते हैं? विलयन, फिर उसमें 2 रॉड डालेंगे, बैटरी से कनेक्शन करेंगे, तभी ना विद्युत अपघटन होता है। तो ये जो विलयन है ये क्या हो सकता है? जलीय विलयन भी हो सकता है और गलित अवस्था भी हो सकता है कि नहीं? तो कब जलीय विलयन लोगे, कब गलित अवस्था लोगे, वो हम बताने जा रहे हैं। क्या क्या? कब जलीय विलयन लेंगे, कब गलित अवस्था लेंगे। यहां पर क्या बता रहे हैं? कह रहा है अगर प्रबल अधिक सक्रिय धातुओं का शोधन करना होगा, किसका? तो उनकी गलित अवस्था लेंगे। क्या लेंगे? अब कम सक्रिय धातुओं का शोधन करना होगा तो क्या? जलीय विलयन। समझ पाए हो? मान लो सोडियम का शोधन करना हो तो क्या लेंगे? गलित अवस्था। कापर का करना हो तो, अरे कापर डी ब्लॉक में है, क्या लेंगे? जलीय विलयन। बताओ NaCl है हमारे पास, NaCl में से Na का शोधन करना होगा तो इसका क्या लोगे तुम? अब कापर सल्फेट में से कापर को निकालना हो तो क्या लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसका फ्यूज्ड स्टेट लेंगे। कुछ समझ पाए हो? तो यही है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का जब भी हम निष्कर्षण करेंगे तो किस विधि का हेल्प लेंगे? विद्युत अपघटन लेंगे। अब डिपेंड ये करता है तुम किस धातु का निष्कर्षण करने जा रहे हो। अगर अधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण करोगे तब उसकी गलित अवस्था से करेंगे, और कम सक्रिय धातुओं का करेंगे तो जलीय विलयन से करेंगे। कोई प्रॉब्लम? फिर दूसरा है गैसों के उत्पादन में। क्या है? गैसों के उत्पादन में, इन प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, इन प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। सुनना ध्यान से। अभी बताओ यही जब लिखे थे हम तो लिखे थे क्या? गलित NaCl का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। उसमें एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हुई थी? क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी। और जब एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराए थे तो एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त हुई थी, कैथोड पर H2 गैस प्राप्त हुई थी कि नहीं? बस हो गया। गैसों का उत्पादन होता है कि नहीं? इस विधि से गैसों का उत्पादन होता है। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये कौन सा? धातुओं का शोधन या धातुओं के शोधन में। इसको बहुत अच्छे समझेंगे सब लोग, ये आइए करेगा एग्जाम में। इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स,
इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ये बताओ भाई पहला टॉपिक क्या था? धातुओं के निष्कर्षण में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब धातुओं को निकाल लिए ना, निष्कर्षण माने निकाल लिए, धातु हम निकाल लिए। बताओ जो तुम धातु निष्कर्षित कर लिए हो, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिए हो जिस मेटल को, वो 100% प्योर होगा? 100% शुद्ध होगा? उसी का हमको क्या करना है? शोधन करना है। तो धातुओं का निष्कर्षण में भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का? विद्युत अपघटन का। और शोधन में भी इस विधि का यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है वो। तो धातुओं का शोधन हम करने जा रहे हैं। तो जब भी धातुओं का शोधन किया जाता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, और धातुओं का शोधन करने में बड़ी बड़ी भट्टियां यूज होती। भट्टी का काम क्या होता है? टेम्परेचर देना, टेम्परेचर में ताप देना। वात्या भट्टी है, परावर्तनी भट्टी है, ऐसे बहुत सारे, ब्लास्ट फर्नेस, अलग अलग नाम है। तो धातुओं का जब हम शोधन करते हैं तो मान लो हमको कापर धातु शोधन किया, हम मतलब कापर धातु का हम निष्कर्षण किए हैं। कौन सी धातु का? कापर धातु। तो कापर धातु का जब निष्कर्षण किए होगे तो खूब हाई टेम्परेचर पर ना ऐसा सांचा रहा होगा रॉड के आकार का। किसके आकार का? तो जिस धातु का हम निष्कर्षण किए हैं उस धातु को लाके इसी में डाल दो, धातु की पिघली हुई अवस्था तुम्हें प्राप्त होगी, लाके इसी में डाल देंगे सांचे में। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। बताओ जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये धातु एक रॉड के रूप में ऐसे तुमको मिल जाएगी कि नहीं? यही धातु मान लो हमको मिली है, ये 100% शुद्ध होगी? नहीं, ये इम्प्योर मेटल है। कैसा मेटल है? देखो यहां पर अब हम उसी इम्प्योर मेटल का प्योरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, इसको रहने दो। बस ये जानो, जो मतलब जिन धातुओं का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, क्या वो 100% प्योर हमको मिलती हैं? नहीं। तो उन्हीं को हम क्या करने जा रहे हैं? प्योर करने जा रहे हैं। कोई हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। किस धातु का तुम शोधन करने जा रहे हैं? कापर का। किसका? कापर का शोधन करने जा रहे हैं ना। उसी कापर मेटल का तुम साल्ट लेना। कापर मेटल के साल्ट का फार्मूला देखो, वो है CuSO4। जिस धातु का शोधन करना हो उसी धातु के लवण का विलयन हम यहां लेते हैं। जिस मेटल का हमको प्योरिफिकेशन करना है उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन हम लेते हैं। किस मेटल का सॉल्यूशन प्योरिफिकेशन करने जा रहे हैं? तो कापर के साल्ट का हम सॉल्यूशन लेंगे। बताओ कापर कैसा मेटल है? हाईली रिएक्टिव की कम रिएक्टिव? तो उसका क्या लें? फ्यूज्ड स्टेट की जलीय कापर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। यहां लिख दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कापर सल्फेट। कापर सल्फेट का क्या ले लिए? एक्वस सॉल्यूशन ले लिए। कोई प्रॉब्लम? किस मेटल का तुम सॉल्यूशन लोगे? किस मेटल का? जिस मेटल का शोधन करना होगा उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। अगर मान लो हमको जिंक का शोधन करना होता तो जिंक सल्फेट लेते। सोडियम का करना होता तो NaCl का लेते। क्या? फ्यूज्ड स्टेट ले लिए सॉल्यूशन। अब इसमें रॉड डालो। कौन कौन रॉड? एक तो जिस रॉड का शोधन करना है उसको डालो। तो जिसका शोधन करना है वो तो प्योर नहीं, कैसी है? इम्प्योर। तो एक इम्प्योर रॉड डालो यहां पर। कौन है ये? इम्प्योर Cu रॉड है। और एक तो Cu का प्योर रॉड डालो। प्योर Cu रॉड। प्योर वाला कहां से पाओगे भाऊ? अरे लैब में होगा नहीं। शुद्ध कापर की रॉड, एक अशुद्ध कापर मतलब जो हमको प्राप्त हुई थी उसका रॉड, और एक शुद्ध कापर की रॉड डालो। कापर है डालना। मान लो तुम्हारे पास चावल है, चावल में थोड़ा सा कुछ पड़ गया है, तो उसमें से जो मतलब इम्प्योरिटी पड़ गई है उसको अगर हम निकाल लें पकड़ के, तो फिर इस शुद्ध चावल मतलब जो चावल में से इम्प्योरिटी निकाल के अलग कर दिए, इस चावल को उठा के किसमें डालोगे? शुद्ध चावल में ना।
तो बताओ शुद्ध चावल 1 किलो रहा होगा, इसको अशुद्ध वाले को साफ कर लिए, अब इसको अगर उसमें डाल देंगे तो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो बढ़ जाएगा, इक्के उठा को हम डालेंगे ना, कि गेहूं ले डाल देंगे। तो वही है कि ये क्या है, इम्प्योर कापर रॉड है। तो इम्प्योर कापर रॉड में से इम्प्योरिटी हटा देंगे, अशुद्धियां निकाल देंगे, जो शुद्ध कापर बचेगा उसको उसी में तो डाल दोगे। सुनो, अब इन दोनों का कनेक्शन कर दें किससे? बैटरी से। इसको पॉजिटिव एंड, इसको नेगेटिव एंड। बताओ इम्प्योर रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। प्योर वाले पर नेगेटिव। और ये नेगेटिव एंड आएगा, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड, और इसको एनोड। कोई प्रॉब्लम है जी? तो जो ही बैटरी से तुम कनेक्शन दोगे, इस इम्प्योर रॉड पर, कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, प्योर रॉड पर, कॉपर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही मतलब बैटरी से कनेक्शन देते हैं, तो जो ये इम्प्योर रॉड है ये सॉल्यूशन में घुलने लगेगा। क्या होगा? सॉल्यूशन में घुलने लगेगा। और तुम जानते हो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड, क्या एनोड, एनोड पर जो इम्प्योर रॉड घुलेगा, इम्प्योर रॉड के घुलने से इसमें जो प्रेजेंट Cu होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cu2+ में। साथ में क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन। ये बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। यही रिएक्शन तुरंत होना शुरू हो जाएगा किस पर? एनोड पर हो जाएगा। तो ये इम्प्योर रॉड घुलने लगेगा, तो इसमें जो कॉपर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? Cu2+ में। अशुद्धियां भी तो इसमें होंगी, वो अशुद्धियां यहीं नीचे बैठ जाएंगी, बैठ गई। अब बताओ ये रॉड पूरा पूरा घुलता जाएगा, और इसमें से जो Cu है वो किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? Cu2+ में। अब सोल्यूशन में Cu पर 2+ है, बताओ इस कॉपर पे कौन जा जाएगा? प्लस। और भाई इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा? ये कॉपर 2+ खूब तेज भागेगा किधर? कैथोड की ओर, एट कैथोड। और Cu2+ कैथोड के पास जाएगा, उससे कहेगा भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन दो, और कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें? Cu में। ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है। और ये Cu2+ यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बस यही चिपकता जाएगा, ऐसे चिपकता जाएगा, मतलब डिपॉजिट होता जाएगा। कौन? Cu। इस तरह से पूरा रॉड घुलता जाएगा। अब इसका वायर थोड़ा बढ़ा देना, वायर जब बढ़ा दोगे तो पूरा रॉड डूब जाएगा ना, और फिर ये पूरा घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, कॉपर निकल के उस पर जाके डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरह से पूरा पूरा कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, और इम्प्योर रॉड खत्म हो गया, फिर उस पर जाके चिपक गया। मान लो प्योर रॉड जब तुम लिए थे, मान लो 100 ग्राम का रहा होगा, लेकिन जब पूरा प्योरिफिकेशन कर दिए तो हम पा रहे हैं कि ये 200 ग्राम का। कैसे? ये वहां जा चिपक गया ना, तो उसकी बढ़ गया कि नहीं? इसमें केवल और केवल प्योर कॉपर आए हैं, कोई और आया है नहीं। इस वजह से प्योरिफिकेशन हो गया किसका? धातुओं का। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की वजह से ही हुआ है कि नहीं? ये है। तीसरा एक है, मतलब अगला, विद्युत लेपन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 60 नोट इस पे पूछ सकता है। और ये क्या लिखा है उसका मतलब समझो उसका। विद्युत शब्द लेपन, लेपन माने लेप लगाना। अरे घर पे पॉलिश पेंट होता है कि नहीं? हाथ से किया जाता है, हाथ से किया जाता है ना। तो बताओ हाथ से अगर पॉलिश किया जाए किसी चीज को, बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता है। जो कार है, बाइक है, ये सब है, इसको हथवे से पॉलिश कर, पेंट कर दें। बताओ हाथ से पेंट करोगे, एक बार पेंट किए तुम दोबारा भी उसी चढ़ा सकते हो कि नहीं? तो इस तरह से बराबर बराबर नहीं कर सकते हैं पेंट। लेकिन उसी पेंट को अगर विद्युत की सहायता से किया जाए, किसकी सहायता से? तो विद्युत की सहायता से पेंट या पॉलिश करेंगे, तो एक बार जहां पेंट पॉलिश चढ़ जाएगा, फिर ओकरे ऊपर दोबारा नहीं चढ़ेगा, मतलब एक बराबर वो करेगा। दिखने में अच्छा लगेगा कि नहीं? ऐसे देखो टाइल्स जो पॉलिश हुए हैं, ये सब किससे हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। ये पंखा जो अच्छे से पॉलिश हुआ है, किसकी सहायता से? विद्युत। तो कहता है किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाने की क्रिया को लेपन कहते हैं। कोई एक पदार्थ को
और दूसरे पदार्थ का उसी पर परत चढ़ा दो, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? लेपन। लेकिन वह क्रिया अगर हम विद्युत की सहायता से कराएंगे तो विद्युत लेपन कहलाएगा। और इस विद्युत लेपन प्रोसेस को भी, मतलब इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रोसेस को भी इसी प्रोसेस के द्वारा प्रोसीड कराया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। कैसे, उसको हम बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। मार्केट में बहुत सारे ज्वेलरी आ रहे हैं, दिखने में लगते हैं कि वो गोल्ड के हैं और एक्चुअल में होते नहीं हैं। अच्छा भी है, कम प्राइस में ही लोगों को उपलब्ध हो जाता है। तो क्या होता है, पॉलिश किसकी चढ़ाई जाती है? गोल्ड की। अंदर रहता कुछ और है। अंदर जो जिस धातु पर गोल्ड की पॉलिश चढ़ाई जाती है, अंदर वाली धातु महंगी रहती है कि गोल्ड महंगा रहता है? गोल्ड महंगा रहता है ना। अभी हम तुमको बताएं, दो प्रकार की धातुएं होती हैं, अधिक सक्रिय, कम सक्रिय। कितने प्रकार की? कौन कौन? अधिक सक्रिय, कम सक्रिय। अधिक सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु, मेटल। ध्यान से देखना, अधिक सक्रिय धातु और कम सक्रिय धातु, दो प्रकार की धातुएं होती हैं। और एक बात जान लो, हमेशा कम सक्रिय धातुओं की परत अधिक सक्रिय धातुओं पर चढ़ाई जाती है। किसकी परत किस पर चढ़ाई जाती है? कम सक्रिय वालों का अधिक सक्रिय। लेस रिएक्टिव मेटल्स का प्लॉटिंग करते हैं किस पर? मोर रिएक्टिव मेटल पर। थोड़ा सा हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पीछे पढ़ाए हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लंबा सा है, उसके नीचे जाने पर हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन के नीचे जस्ट कापर, कापर के नीचे है Hg, फिर उसके नीचे Ag है, फिर Pt है, फिर Au। देखो, इसमें डाउन द सीरीज जाने पर, मतलब सीरीज में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता जो होती है वो घटती है। धातुओं की सक्रियता क्या होती है? घटती है। इसका मतलब बताओ, सबसे कम सक्रिय कौन है? Au। उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक Cu। H तो धातु नहीं, अधातु है। ओकर ऊपरों बहुत मिला है, उसके ऊपर भी बहुत लोग हैं। सबसे ऊपर लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयरन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कहां उतना याद करोगे? भैया हम कहते हैं 5 को याद कर लो, ये सब अपना काम हो जाएगा। बताओ, Au की परत सब पर चढ़ सकती है कि नहीं? Pt का सब पर चढ़ सकता है, Au पर नहीं। Hg का Cu पर केवल चढ़ेगा, इन सब पर नहीं। अरे यार, इस समय जो गोल्ड है, गोल्ड वो 70,000 का है पर 10 ग्राम। ये जो Ag है, ये 1,000 रुपए का है पर 10 ग्राम। मान लो 1 ग्राम Au था। कितना ग्राम? 1 ग्राम Au था। Au था 1 ग्राम, कितने का बिकता मार्केट में? 7200 का, मैंने 10 ग्राम कर दो। तो जो गंवा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जान ही नहीं पाओगे। तो Au कितना ग्राम है? 10 ग्राम। उसको बेचोगे मार्केट में कितने का बिकेगा? 72,000 का बिकेगा। तब तक तू ला के यहाँ पे पॉलिश चढ़ा दिए, किसका? सिल्वर। अब बताओ, ये 1,000 का बिकेगा, नुकसान हो गया कि नहीं? yes, ऐसा काम कभी करेंगे गलती से? हमेशा Ag पर चढ़ाएंगे, किसका? Au का, ताकि 1,000 वाला 72,000 का बिके। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरह से बात है। बताओ, Au क्या है? कम सक्रिय, और Ag क्या है? अधिक सक्रिय। तो कम सक्रिय का हमेशा लेपन किस पर होता है? अधिक सक्रिय पर। जैसे आयरन देखो कहां है, आयरन
है कहीं आयरन है? Fe यहाँ कहीं है, तो Fe कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो बताओ Fe पर Ag की परत चढ़ा सकते हैं कि नहीं? स्टील या तो स्टील का चम्मच किससे बना होता है? आयरन से। तो स्टील के चम्मच पे अगर सिल्वर की परत चढ़ा दी जाए तो कहा जाएगा वो किसकी चम्मच है? सिल्वर का चम्मच है। फायदा होगा कि नहीं होगा? कभी सिल्वर पर आयरन का न चढ़ा दे, नहीं नुकसान हो जाएगा ना। तो हमेशा किसका परत किस पर चढ़ता है? अधिक सक्रिय धातुओं पर कम सक्रिय धातुओं का परत चढ़ता है। वो याद करो बतिया, भूल जाओगे, ठीक है। अधिक सक्रिय पर किसका चढ़ता है? कम सक्रिय पर। देखो इलेक्ट्रोप्लाटिंग कैसे कराते हैं हम यहां लिख रहे हैं। एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, क्या करेंगे? बड़ा सा कंटेनर लेंगे। अब बड़े से कंटेनर में जिस धातु का परत चढ़ाना हो उस धातु को ले लो। मान लो हमको परत चढ़ानी है किसका? सिल्वर का। तो यहां पर हम ले लिए सिल्वर रॉड। कैसा सिल्वर रॉड? प्योर सिल्वर रॉड। किस पर चढ़ाना है? चम्मच पर। किस पर? स्टील के चम्मच पर। यहां हम ले लिए एक स्टील स्पून। दोनों का कनेक्शन बैटरी से कर देना, प्लस माइनस। किस पर परत चढ़ानी है? इसको निगेटिव चार्ज आएगा, इसको पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? कैथोड, और इसको बोलेंगे एनोड। किस धातु की परत चढ़ानी है? सिल्वर की ना। तो उसी धातु के लवण का विलयन लेंगे। AgNO3 का सॉल्यूशन यहां रहेगा, कॉपर का ले लेंगे। तो क्या होगा? सेम यही रिएक्शन। जो ही बैटरी से कनेक्शन दोगे ये प्योर सिल्वर रॉड क्या होगा? सॉल्यूशन में घुलेगा, जिससे यहां पे क्या निकलेगा? Ag+ एट एनोड। कौन सा रिएक्शन होगा? Ag+। Ag कन्वर्ट होगा किसमें? Ag+ में। साथ में क्या निकालेंगे? कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब उसके बाद यही Ag+ खूब तेजी से भागेगा कैथोड की ओर। क्यों? कैथोड पे कौन चार्ज? माइनस। तो एट कैथोड ये Ag+ इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Ag में। ये कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन। ध्यान से सुनना, इस पूरे चम्मच पे कौन सा चार्ज है? माइनस। Ag+ जब जाएगा है चिपक जाएगा यहां। बताओ यहां पहले कौन चार्ज था? माइनस। अब कौन गया? दोनों में मिलके ही चिपक गए। अब यह कौन चार्ज रह गया? अगला सिल्वर आयन जाएगा तो एक ऊपर चिपक पाएगा? कहां होगा? आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। बताओ ऐसे बराबर बराबर इस पर लेपन होगा कि नहीं? कभी ऐसा होगा कि कोई लेपन होते समय कहीं मोटा परत चढ़ जाए, कहीं पतला परत चढ़ जाए? एक बराबर परत चढ़ेगी कि नहीं? काहे चढ़ेगी समझ रहे हो? क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज था? निगेटिव। एक केटायन गया, एक बार जिस पॉइंट पे चिपक गया वहां पे चार्ज हो गया, खत्म। अब कोई वहां दोबारा डिपॉजिट होगा? तो आगे 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 आगे। इसलिए बहुत अच्छा सा पॉलिश चढ़ता है किस पर? जिस पर भी चढ़ाना। बताओ ये पहले क्या था? स्टील। अब चारों ओर से केवल क्या दिखाई दे? सिल्वर। तो बोलेंगे ये सिल्वर का स्पून है, जबकि है किसका? स्टील का। कैसे स्टील से सिल्वर बन गया? विद्युत लेपन प्रोसेस द्वारा। अब विद्युत लेपन प्रोसेस कराने में इसका हेल्प हम लिए हैं, इसका विद्युत अपघटन का। समझ रहे हो? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ज्यादा इसका डिफिनीशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। वो भी दो। कौन कौन? शोधन और विद्युत लेपन। इन्हीं दोनों में से जो पूछेगा वो दोनों पढ़ लेना, बस यही जान लो। बंद करो दोस्तों।